हेलो एवरीवन। आज क्या बोलूँ, थोड़ा सा मैं भी डिस्टर्ब हूँ। और मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ एक्चुअली, मतलब मुझे तो ये था ही कि वैकेंसी के साथ छेड़खानी होगी, क्योंकि इतने टाइम से ये लोग वैकेंसी दे नहीं रहे थे। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा, है ना। और वो रीज़न सबके सामने है कि इन्होंने नाम मात्र की वैकेंसी दी है और जिसके लिए लाखों लोग फाइट करेंगे, और वैकेंसी बहुत ही कम है। तो अब यहाँ से दो रास्ते हैं। देखो, जिसके पास सेकंड ऑप्शन है, मतलब कि जैसे वर्ग 3 वाले हैं, कोई मतलब नहीं महिला पर्यवेक्षक के लिए फाइट करने का आप लोगों के लिए, इसलिए कि वर्ग 3 का प्री क्लियर है। अगर उसके मेंस की सीट इससे ज़्यादा आएंगी, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा आएंगी, वर्ग 3 की इतना कम नहीं कर सकते हैं वो, है ना। इसकी तो उन्होंने इसलिए कम की है, इसका सीधा सा रीज़न ये है कि उन्होंने अब तक जितने लोगों को प्राइवेट में फॉर्म भर के, मतलब जिनसे भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उन्होंने काम कराया, उनके लिए ये ज़्यादा इजी है। एक गवर्नमेंट अगर एग्ज़ाम क्रैक करके आप जाओगे, सुपरवाइज़र की सैलरी 25,300 उन्होंने लिखी है वहाँ पे, ऑलमोस्ट 30 आपके हाथ में आएगी। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जब जॉब पाते हो, संविदा कर्मी वाले लोग, उनको सिर्फ 10,000 रुपये देते हैं वो। तो आप खुद बताओ कि 10,000 देना उनको इजी है या फिर 30,000 देना उनको इजी है। काम तो वही होगा ना, चाहे वो एक किसी और से कराएं, चाहे वो आपसे कराएं, तो उनके लिए ये बहुत आसान तरीका है। तो वो तो इसी रास्ते पे चलने वाले हैं ना। और अभी अभी गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने मतलब ऐलान तो कर दिया 1 लाख भर्ती, 5 लाख भर्ती, बट वो हमेशा की तरह ऐसे ही होने वाला है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखो बहुत अच्छे से। एक तो जो फुल फोकस्ड है, जिनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं महिला पर्यवेक्षक के अलावा, वो बिल्कुल भी अपना ध्यान यहाँ वहाँ मत जाने दो। आप पढ़ो, भूल जाओ कि कितनी क्या वैकेंसी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ अपनी एक सीट के लिए फ़ाइट करो, लेकिन आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत करो, इतनी ज़्यादा करो जितनी आप कर सकते हो, और अब तक जितनी कर रहे थे उससे ज़्यादा फोर्स के साथ काम करो, ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम दो, उससे ज़्यादा अपनी नींद को थोड़ा सा और कम कर दो, थोड़ा सा अपने कामों को कम कर लो। कैसे भी करके कोशिश करो कि जब आपका बच्चा सो रहा है तब आप पढ़ लो, क्योंकि बच्चे के उठने के बाद यार उनको भी टाइम चाहिए होता है, उनको अटेंशन चाहिए होती है, और ख़ासकर मम्मा की चाहिए होती है। घर पे कोई और भी आपका बच्चा ले लेगा, बच्चे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकते किसी के पास, है ना। वो तुरंत घूम फिर के मम्मा के आसपास आ जाते हैं। तो बच्चे बड़े होते हैं जैसे जैसे, तो वो उनका रूटीन भी चेंज होता जाता है। तो आप कोशिश ये करो कि जब तक आपका बच्चा सो रहा है तब तक आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको, है ना। जिनको महिला पर्यवेक्षक देना है उनके लिए वो बिल्कुल ध्यान मत दो कि वैकेंसी कितनी है क्या है। आप सिर्फ ये देखो कि आपको पढ़ना है, आपका सिलेक्शन आपको चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि आपको कितने लोगों से फाइट करना है, सोचो ही मत इसके बारे में। अपनी तरफ से पूरी जान लगा दो, अच्छे से कोशिश करो, ठीक है। और इसके बाद की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके मुझे यही बोला कि क्विट करने की सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं महिला पर्यवेक्षक का पेपर ना दें। देखो जिनको नहीं देना है उनको मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे देना है, मुझे क्लियर है, और मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे ये पेपर देना है। और शायद उसका रीज़न यही है कि मेरे पास बीएड नहीं है, डीएड नहीं है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था इसके लिए, ठीक है। मैंने महिला पर्यवेक्षक का जब मैंने सोचा था तो मेरा ये था कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम दूंगी, वैकेंसी कितनी भी आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ये था कि थोड़ा सी ज़्यादा वैकेंसी आती तो अच्छा होता, कट ऑफ थोड़ा सा कम होता, टेंशन नहीं होती। अब थोड़ा सा ये प्रेशर रहेगा कि कट ऑफ हाई जा सकता है, कितना हाई जाएगा ये किसी को नहीं पता। जब फॉर्म भरे जाएंगे तब इस चीज़ का क्लियरेंस मिल जाएगा, है ना। कितने क्या फॉर्म डल रहे हैं तो तब पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट कितना कट ऑफ जाएगा, है ना। तो अपन उसके लिए ज़्यादा वो नहीं कर सकते, अभी 3-4 दिन बाद ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी बढ़ने वाली है ना। मैंने बोला था उसके लिए सॉरी, तो मैंने इसलिए बोला था कि इन लोगों ने ही चिल्ला चिल्ला के ये चीज़ बोली थी कि इतनी वैकेंसी आएगी, इतनी वैकेंसी आएगी, तो मैंने भी आपको होप दी थी, बट आई एम सॉरी कि उसमें मेरा फॉल्ट था। और ये अपन को समझ जाना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में और जो भी नाम मात्र की वैकेंसी रहेंगी वो 5 या 10 ही मिलेंगी, उससे ज़्यादा आपको मिलेंगी नहीं, है ना। तो अब आप कोशिश करो कि 25, 26, 27, मतलब
ये गवर्नमेंट का 1 साल तो इन्होंने बड़े आराम से निकाल लिया है ना, हवाबाजी करके। अगले 4 साल भी ये यही करेंगे, है ना। आपको मौका फिर से मिल सकता है, महिला पर्यवेक्षक के बाद भी आपको मौका मिल सकता है दूसरे एग्ज़ाम के लिए। आप महिला पर्यवेक्षक के लिए पढ़ाई करो फुल फोकस्ड होके, कोई बीच में थॉट मत लाना माइंड में कि होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं लाना। जैसे ही आपका महिला पर्यवेक्षक हो, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इन केस नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, आप तुरंत मतलब कि 1-2 दिन का ब्रेक लेके वापस कंटिन्यू करना। क्या क्या? मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, है ना, और इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। आपको दूसरा मौका मिलेगा। आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू रहोगे तो मैं आपको कोई ना कोई अपडेट बताती रहूँगी। और इसके अलावा भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स कुछ ना कुछ रहेंगे, तो थोड़ा सी होप बनाकर चलो, टारगेट इसको रखो। इसके लिए इतना टाइम दिया है तो इसको छोड़ना मत, इसको कंटिन्यू करना। मैं भी कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मतलब जो अभी 180 190 ला रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जो अभी 100 नंबर पे भी खड़ा है, अगर वो मेहनत कर ले और 100 से 170 पे पहुंच जाए तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अभी अपना पूरा टाइम पढ़ाई को दो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको, है ना। और बच्चे हैं, कई बार सपोर्ट करते हैं पढ़ने में, कई बार नहीं करते हैं, तो ठीक है। जब बच्चा सोता है तब कोशिश करो पढ़ने की ना। मैं खुद ऐसे ही करती हूँ। कई बार देखो ना, मेरा ब्लॉग डेली आता है, कई बार नहीं आता है। उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए बेटू के सोने का वेट करती हूँ। कई बार रात में वो सोता है तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, डिले हो जाता है। तो अब चीज़ों को यहाँ वहाँ मैनेज करना ही पड़ता है यार, कैसे भी करके। तो आप लोग भी अपने टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट करो, है ना। जो रात में पढ़ सकता है रात में पढ़ो, बेस्ट टाइम है रात में। जो सुबह उठ के पढ़ सकता है वो भी अच्छा टाइम है। मैं सुबह नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन अभी 3-4 दिन से मैं उठ रही हूँ सुबह, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि रात में बहुत लेट ना हो। मतलब 12 बजे बेटू सो रहा है तो 12 से 1 घंटे पढ़ रही हूँ, या अगर वो 11 बजे सो रहा है तो 11 से 1-2 घंटे, जितने बजे भी बेटू सोया उसके बाद 1 घंटे का टारगेट है मेरा कि वो 1 घंटे पढ़ना है। और सेम दोपहर में रहता है कि वो जब सोया तब 2 घंटे, जितने भी टाइम के लिए सोया, कई बार तो वो आधे घंटे ही सोता है। और उसके साथ खेलते कूदते भी पढ़ती रहती हूँ मैं, जैसे अभी वो खेल रहा है मैं पढ़ रही हूँ, तो ये इसको काउंट नहीं करती, क्योंकि ये एकदम फुल फोकस्ड वाली पढ़ाई नहीं रहती है। ये तो ऐसा रहता है कि बस आंखों के सामने से चीज़ें दिखती जाती हैं कि हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। बाद में इसको फिर पढ़ती हूँ मैं, जब बेटू सो जाता है ना तब उसके बाद इसको फिर अच्छे से रिवाइज करती हूँ। तो ऐसे ही आप भी कर लिया करो, और जैसा टाइम मिल रहा है उसमें खुश रहो, अच्छे से पढ़ो और टेंशन मत लो, वैकेंसी की टेंशन मत लो, अपने आप को खुश रखो, अच्छे से पढ़ो, है ना। और बस ये कोशिश करो कि रात में सोने से पहले थोड़ा सा पढ़ लो और सुबह उठ के थोड़ा सा पढ़ लो। ये 2 टाइम सबसे अच्छे रहते हैं, पता है। दिन का टाइम उतना बेस्ट नहीं है जितना रात का सोने से पहले का है और सुबह उठ के पढ़ने का है। आप देख लो आप किस टाइम पढ़ पाते हो। अगर आप 1-1 घंटे भी दे रहे हो ना दोनों टाइम में, लिटरली काफ़ी कुछ कर लोगे आप। उनके लिए बोल रही हूँ जो ऑलरेडी 150, 140, 130 पे हैं, जिनका सिलेबस हो चुका है, ये उनके लिए बोल रही हूँ। जिनका नहीं हुआ है उनको तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो सभी लोगों के लिए है।